अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम लिपर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। लिपर्ड्स में हमने उसके फंक्शंस देखे, उसका लिपर्ड्स की कैटेगरीज देखी। आज लिपर्ड्स की जो थर्ड कैटेगरी है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि पहली दो कैटेगरीज के ऊपर हम पहले दो लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, जिसमें ट्राइग्लाइसराइड के ऊपर भी हमने बात की थी और फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर भी। आज जो तीसरी मेजर इसकी प्राइमरी टाइप है उसकी लिपिड्स की, दैट इज़ कॉल्ड स्टीरोल्स। स्टीरोल की बात करें तो ये मेजर थर्ड क्लास है इसकी, जो है इसमें लिपिड्स में। So sterols, particularly cholesterol and plant sterols, are the important lipid molecules with the diverse biological function and cell membrane, hormone synthesis, and cholesterol metabolism. So understanding their role and dietary impact is essential for maintaining optimal health, especially cardiovascular health के हाँ दूसरे महीनों में हार्ट हेल्थ के लिए अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें स्टीरोल्स का पता होना चाहिए। और ख़ास करके स्टीरोल की जो एक किस्म है दैट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रोल, तो उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस होगा। सो द मोस्ट वेल नोन स्टीरोल इज़ कोलेस्ट्रोल विच प्लेज एन एसेंशियल रोल इन आवर बॉडी। सो कोलेस्ट्रोल की बात करें, जिसका कि अक्सर कभी भी खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट ट्रबल हो तो उसको सबसे पहले कहा जाता है कि अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएं, तो उसमें हम कोलेस्ट्रोल देखते हैं कि उसके कोलेस्ट्रोल की पोजीशन क्या है। सो कोलेस्ट्रोल की बात करें तो कोलेस्ट्रोल इज स्टीरोल फाउंड इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल की सेल मेम्ब्रेन है उसमें इसका जो है इसकी जो मौजूदगी है। सो इट इज़ अ प्रीकर्सर, और जिसमें सेवरल इंपॉर्टेंट मालिक्यूल्स हैं। लाइकवाइज बाइल है, इसका स्टीराइड हार्मोन्स जिसमें कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरॉन है, जो कि मेल और फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं, और इसके अलावा विटामिन डी। सो इनका ये प्रिकर्सर है। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड इज़ आल्सो obtained फ्रॉम द डाइटरी सोर्सेज, प्राइमरीली एनिमल बेस्ड फूड सच एज मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें इसकी वाफर मकदार मौजूद होती है जो कि हमारी रोज़मर्रा की खुराक में है। सो इसके चार मेजर फंक्शन हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल के स्ट्रक्चर के लिए। इसके अलावा डाइजेस्टिव बाइल एसिड बनाने में ये मदद देता है। इसके अलावा फैसिलिटेट द बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी जिसको कि हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये हेल्पफुल होता है उसकी प्रोडक्शन में। इसके अलावा एनेबल द बॉडी टू मेक द फ्यू हार्मोन्स, और कुछ हार्मोन्स बनाने में भी ये मदद देता है। सो कोलेस्ट्रोल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट स्टीरोल, जिसको कि हम आने वाले लेक्चर में पूरे में इसको डिटेल के साथ देखेंगे। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रोल लेवल को जो है वो इसमें इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो अगर देखें तो नॉट ओनली डाइट बट सेवरल अदर फैक्टर्स कैन इफेक्ट द ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल। उसमें आपकी डाइट भी है, वेट भी है, एक्सरसाइज, एज, डायबिटीज़, हेरिडिटी और अदर फैक्टर्स। डाइट में अगर बात करें तो जो सैचुरेटेड फैट आप फूड में खाते हैं वो उसके साथ आपका कोलेस्ट्रोल लेवल हाई हो जाता है। सो डाइट में आप अनसेचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वेट, बीइंग ओवर वेट आल्सो इंक्रीज द ब्लड कोलेस्ट्रोल। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो आपका कोलेस्ट्रोल लेवल भी ज़्यादा होगा। एक्सरसाइज, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका कोलेस्ट्रोल कंट्रोल में रहता है। सो जितने लेस एक्टिव होंगे, इनएक्टिव होंगे, उतना ही कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होने के चांसेस हैं। एज, विद दी एज जो है कोलेस्ट्रोल की प्रोडक्शन हम कहते हैं लेवल वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि डायबिटीज़, पुअरली मैनेज डायबिटीज़ इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल, कि जो अपनी इसका ब्लड शुगर का ख्याल नहीं रखते उनका कोलेस्ट्रोल लेवल भी बढ़ जाता है। हेरिडिटी, कि विरासत में अगर कोई चीज़ इस तरीके की है, आपका हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल कैन रन इन फैमिलीज़, के बाद फैमिलीज़ में ये वाली प्रॉब्लम होती है कि जेनेटिक्स जिसको कि हम साइंस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, उसमें आपकी ये प्रॉब्लम चल रही होती है। अदर फैक्टर्स, सम मेडिकेशंस जिस तरह हैं, मेडिकल कंडीशंस कैन काज हाई कोलेस्ट्रोल, जो कुछ अद्वियात होती हैं जो कि आपको कोलेस्ट्रोल हायर साइड पे ले जाती हैं, या
आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रोल जो होता है वो बढ़ सकता है। जब हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसमें हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें एलडीएल और एचडीएल। तो सबसे पहले अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल ए फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस ब्लड essential for building cell and producing hormones. So cholesterol travel through the bloodstream in small package called lipoproteins, which are made of fat on the inside and protein on the outside. के inside से ये उसकी फैट की सूरत में होता है और आउटसाइड में प्रोटीन की सूरत में. So there are two main types of lipoprotein. One is called low density lipoprotein and other is called high density lipoprotein, LDL and HDL. LDL को अक्सर हम कहते हैं कि इट इज़ द बैड वन, कि ये बुरे वाला कोलेस्ट्रोल है, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो ऑफन referred as bad cholesterol, so which increase the risk of heart disease and stroke. While the HDL is known as a good cholesterol, HDL carries the cholesterol away from the cells and back to the liver, where it is either broken down and expelled from the body, while high HDL cholesterol level can reduce the risk of heart disease and stroke. जबकि LDL का जो है इसके साथ हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है. सो कोलेस्ट्रोल इज़ नॉट इनहेरेंटली हार्मफुल. ये कोई इसमें हम विरासती तौर पे ये नहीं है कि कोलेस्ट्रोल गलत है, ये आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, मगर जब आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम है. So for normal body function, however, imbalance in LDL and HDL cholesterol can lead to health issues. Several factors including diet, genetics, lifestyle या overall health, जो कि हमने पीछे बात की, ये सारे combine करके ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. So the key to maintaining health cholesterol level and preventing cardiovascular disease lies in regular screening and monitoring, which should be part of everyone's health. कि इसका हर कोशिश करनी चाहिए कि साल में आप हेल्दी हैं जब, तो साल में वंस ये ईयर आपको अपनी ये लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि आपकी नज़र रहे इसके ऊपर. अगर कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका फौरी तौर के ऊपर आप उसका ट्रीट कर सकें. कोलेस्ट्रोल जो कि हमने कहा कि ब्लड कोलेस्ट्रोल जो कि अक्सर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से. अक्सर अगर आप देखें तो ब्लड वेसल्स को हम अक्सर ब्रॉडली दो कैटेगरीज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं. एक को हम आर्टरीज़ कहते हैं और एक को वेन्स कहते हैं. वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आती हैं हार्ट की तरफ, जबकि हार्ट से मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ आपका ब्लड आर्टरीज़ के ज़रिए जाता है. तो आर्टरीज में बाज़-औक़ात ब्लड की उसमें ये कोलेस्ट्रोल जो है आके आपके लिए उसमें प्लेग पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में से उसकी पैसेज जो होती है वो मुश्किल हो जाती है. अगर आप देखें तो नॉर्मल आर्टरी ये है, जबकि ये वाइट कलर का या दूसरे मायनों में क्लॉग्ड आर्टरी, जिसमें कि कोलेस्ट्रोल ने ये ब्लड का रास्ता बड़ा नैरो कर दिया. सो यहाँ पे फिर जब आपके हार्ट को ज़्यादा ज़ोर लगा के ब्लड को पंप करना पड़ता है उसको मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए, तो आपका ब्लड प्रेशर फिर इंक्रीज़ होता है. और बाज़ औक़ात हार्ट इतना आपका उसका वो हार्ट कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक के चांसेस या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ते हैं. So a fat-like substance in the blood, so made in the liver and comes from the some food we eat. So too much cholesterol can build up in arteries over time, can cause heart attacks and strokes. So stop flowing the इसमें जब stroke होता है, it happens when the blood stops flowing properly to the part of the heart and the heart muscles is injured due to not getting enough oxygen. सो कोलेस्ट्रोल में जो आपकी आर्टरीज़ में जब बिल्ड होता है तो फिर ये वाली इस तरीके की प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रोल की, तो कोलेस्ट्रोल सम फूड आइटम्स जो कि हम अक्सर रोज़ाना रोज़मर्रा में खाते हैं उनमें जिनमें ज़्यादा होता है, उनमें चिकन स्किन है, ब्रेन है, लिवर है, एग योक है. सो जो गुड कोलेस्ट्रोल है वो HDL है और बैड कोलेस्ट्रोल जो है वो LDL है या VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होती है जब आप इसका टेस्ट करवाते हैं. सो ट्राई टू ईट
हार्ट हेल्दी कोलेस्ट्रोल जो कि HDL जिसके साथ बेहतर होता है। सो कोलेस्ट्रोल का लेवल जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल को अगर आप लो करना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें याद रखें कि ईट नो मोर देन 30% ऑफ कैलोरीज फ्रॉम फैट, कि ओवरऑल अगर 100% खुराक खा रहे हैं तो 30% से ज़ायद कभी भी फैट्स या लिपिड वाली चीज़ें ना खाएं। जबकि ईट नो मोर देन 8 to 10% कैलोरीज फ्रॉम सैचुरेटेड फैट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम पढ़ के आए थे कि फैटी एसिड दो किस्म के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं वो हम कहते हैं ये हार्ट हेल्दी नहीं है, तो उसका 8 से 10% से ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। वाइड ईट नो मोर देन 10% कैलोरीज फ्रॉम पूफा, जबकि पोली अनसेचुरेटेड बाकी के जो फैट्स हैं वो आपके 30% में से वो कोशिश करें वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो, मगर उसमें भी 10% से ज़ायद जो है पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ना हो। बाकी सारे के सारे कोशिश करें कि मोनो अनसेचुरेटेड हों, जो कि मुफाज शुड मेक अप टू 10 to 15% ऑफ टोटल कैलोरीज। सो लिमिटेड डेली कोलेस्ट्रॉल इनटेक टू नो मोर देन 300 मिलीग्राम, के रोज़ाना की बुनियाद पे बात करें तो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल ना करें। इट डिपेंड्स कि अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ नहीं है, अगर वो इस तरीके की प्रॉब्लम है तो देन यू आर नॉट गोइंग अबव देन 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम से फिर ज़्यादा नहीं जाना। सो अगर हम बात करें तो ये जो है इसकी ब्लड कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल इन गाल स्टोन का और कोलेस्ट्रोल का क्या ताल्लुक है? अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि बाइल जो है वो लिवर प्रोड्यूस करता है और वो गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और जब वो हार्डन्ड हो जाए और गाल ब्लैडर में ज़्यादा देर पड़ा रहे तो वो फिर गाल स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। सो कोलेस्ट्रोल की अगर बात करें तो गाल स्टोन आर हार्ड डिपॉजिट that form in the gallbladder, and cholesterol is primary component in the most common type of gallstone. gallstone का एक primary component में से एक कोलेस्ट्रोल भी है। So these stones are known as cholesterol gallstones. Understanding their formation involve the looking the several factor, और ये gallstone बनने के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि इसको हम कहते हैं जो कोलेस्ट्रोल gallstone है। मसलन likewise सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल, कि आपका बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द gallbladder aiding in the digestion. When the liver excrete too much cholesterol into the bile and there is sufficient bile salt to keep it dissolved, the bile becomes super saturated with cholesterol, जिसकी वजह से फिर ये गाल स्टोन बन जाता है। इसके अलावा न्यूक्लिशन की बात करें तो कोलेस्ट्रोल कैन देन precipitate out of the bile as solid particles. These particles can grow over the time to form gallstone. वही particles जो होते हैं बाद में hardened होके gallstone की shape अख्तियार कर लेते हैं। gallbladder की motility की बात करें तो if the gallbladder does not empty properly or frequently enough, bile can becomes stagnant, which also promotes the formation of gallstone, और उसकी वजह से फिर गाल स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो कोलेस्ट्रोल गाल स्टोन के रिस्क फैक्टर किन में ज़्यादा होते हैं, किसकी वजह से ये वाला रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ सकता है, तो जनाब उसमें आपकी डाइट डिपेंड कर रही होती है। डाइट में हाई इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रोल या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और लो फाइबर जो है वो गाल स्टोन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापा जो है वो भी गाल स्टोन की तरफ लेके जाता है। रैपिड वेट लॉस आप करते हैं तो उसमें भी कैन काज द लिवर टू सीक्रेट एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल इनटू द बाइल। इसके अलावा एज एंड जेंडर, अगर हम गाल स्टोन्स आर मोर कॉमन इन वुमेन एंड पीपल ओवर 40, कि 40 साल की एज के बाद, और जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें मेल की बजाय फीमेल में इसके गाल स्टोन के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक्स में बाज़ औक़ात फैमिली हिस्ट्री में गाल स्टोन का रिस्क इंक्रीज़ होता है। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि लाइक डायबिटीज़, सिरोसिस एंड सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द गाल स्टोन फॉर्मेशन। इसके अलावा बाज़ मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से कि गाल स्टोन जो होता है वो ज़्यादा डेवलप हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड
टेक सच सॉर्ट ऑफ मेजर्स कि आपका ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कम से कम हो सके। फैक्टर्स की तो केयर आप करेंगे ही करेंगे गाल स्टोन के लिए, मगर अगर ये वाली प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसके लिए हम कहते हैं कि इसका डायग्नोज और ट्रीटमेंट अगर बात करें तो वो आप किस तरीके से है। सो गाल स्टोन कैन बी डायग्नोज्ड यूजिंग इमेजिंग टेक्निक्स सच एज अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन्स या एमआरआई। ये तीनों तरीक़ों से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज के ज़रिए या सीटी स्कैन के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप करवा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन वेरी बेस्ड ऑन दी सीवियरिटी एंड सिम्पटम्स, कि वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरीके के आपके सिम्पटम्स आ रहे हैं उसके गाल स्टोन की वजह से, आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, या उसकी कितनी ज़्यादा सीवियरिटी है जिसकी वजह से आपको कहीं सर्जरी के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा। सो डिपेंड कर रहा होता है उसके ऊपर। सो इसमें अगर हम बात करें ड्रग्स दैट डिसॉल्व कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन ऑल्दो दिस कैन टेक मंथ्स और ईयर्स एंड इज़ नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। जबकि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में टेक्निक्स लाइक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक्स वेव लिथोट्रिप्सी जो होती है ESWL का हम कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके ज़रिए कैन ब्रेक अप द स्टोन। वाइल द सर्जरी के इसके लिए हम कहते हैं कि ये आपके कोलेक्सी स्टेक्टोमी द रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर कहलाता है। सो इज़ द कॉमन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दी सिम्टोमिक जो है गाल स्टोन उसके लिए। मगर इसके लिए उस वक्त रिमूवल में जाते हैं कि जब आपका इसका दूसरा हल या मेडिकेशन का या नॉन सर्जिकल प्रोसीजर का हल ना निकले, देन दे आर गोइंग फॉर सर्जरी एज वेल। सो इसकी प्रिवेंशन से तो आप कोशिश करें कि वही जैसे कि हमने कहा कि डाइट अपनी हेल्दी करें, अपनी ओवर वेट ना होने दें, आप कोशिश करें कि जो हेल्दी वेट लूज़ करने का तरीका है वैसे करें, एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी फॉर दोज हाई रिस्क पर्टिकुलरली दोज विद द हिस्ट्री ऑफ गाल स्टोन, या ऐसे लोगों को तो खुसूसी ख्याल करना चाहिए जिनकी हिस्ट्री में या जिनकी जेनेटिक्स में ये गाल स्टोन होता है। सो डॉक्टर में रिकमेंड डाइटरी एडजस्टमेंट और मेडिकेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। In summary, cholesterol can play a significant role in the formation of gallstone, and understanding the risk factor and management strategy is crucial for prevention and treatment। कि कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करेंगे तो गाल स्टोन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। सो when you are going to take any sort of fat or lipids, so be careful कि आपकी डाइट जो है वो इस तरीके की हो कि जो कोलेस्ट्रोल को ना करे। अब कोलेस्ट्रोल कितने होने चाहिए हमारे बॉडी में, अगर कोई आप कहीं पे इसका टेस्ट करवाएं, जिसके लिए हम अक्सर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कहते हैं, और ये 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के साथ टेस्ट होता है, और उसमें अगर हम कहें कि ऑप्टिमम लेवल कितना होना चाहिए, तो नेशनल कोलेस्ट्रोल एजुकेशन प्रोग्राम कहता है कि जनाब टोटल कोलेस्ट्रोल जो है वो लेस दैन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। जबकि LDL जो कि बुरे वाले होते हैं हम कहते हैं कि वो लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपकी रिपोर्ट में आने चाहिए। जबकि HDL जो है वो वुमेन जो ओवर 50 और जो होने चाहिए उसमें, जबकि मेन में जो है उनका जो रेशो जो है वो 40 से ज़्यादा होनी चाहिए जो HDL की है। जबकि ट्राइग्लाइसराइड हम कहते हैं कि लेस दैन 150 होने चाहिए, वरना ये चीज़ें अगर इससे अबव इनसे रिपोर्ट्स आती हैं तो आपके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं या आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। सो किस तरीके से हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल वे है कि आप उसको 4 तरीक़ों से आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। लाइकवाइज डाइटरी चेंजेस करके, लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के, और मेडिकेशन के साथ, और अपने मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप के साथ आप इन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। डाइटरी चेंजेस में जैसे कि हमने पहले भी बातें की थी कि अपना सैचुरेटेड फैट को उनमें रिडक्शन करें, आप अपने ट्रांस फैट्स जो होते हैं उनमें रिडक्शन लेके आएँ खाने पीने में, जो कि प्रोसेस फूड्स और जंक फूड्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की किस्म है, उसका इस्तेमाल इंक्रीज़ करें। और पॉली अनसैचुरेटेड में हमने कहा था लिनोलेनिक एसिड जो कि ओमेगा 3 है, जो कि लिनोलीक एसिड जो है वो ओमेगा 6 है।
तो लिनोलेनिक एसिड जो होता है वो हम कहते हैं दैट्स गुड फॉर यू। सो ईट मोर फाइबर, फाइबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो कि इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है। होल ग्रेन का खाने पीने में इस्तेमाल करें, गल्ला रिफाइंड गल्ला ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा लिमिट कोलेस्ट्रोल रिच फूड के वो चीज़ें जिनमें कि कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है उनका खाने पीने में इस्तेमाल मिनिमाइज़ करें। इसके अलावा फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आएँ। लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में हम कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक्सरसाइज का रेगुलर जो है वो इनपुट करें, और फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज कोई भी चीज़ जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और उसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे जो है फिज़िकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, और उसमें मॉडरेट इंटेंसिटी की हो, या दूसरे महीनों में 150 मिनट्स जो है वो इन अ वीक आप एटलीस्ट जो है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को करें। इसके अलावा मेंटेन हेल्दी वेट, आपका बॉडी वेट जो है वो आपका बीएमआई के मुताबिक, बॉडी मास इंडेक्स जो कि आप हम कहते हैं कि हाइट के मुताबिक आपका बॉडी वेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट ओवर वेट ना हो। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करते हैं तो क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को छोड़ दें इस हैबिट को, क्योंकि smoking cessation improve the HDL cholesterol level and benefits the overall heart health. इसके अलावा अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बहुत ही लिमिटेड कर दें, पहली बात तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और हमारे इस्लाम में भी ये सही नहीं है। सो क्विट द अल्कोहल एज वेल। So moderate alcohol consumption can raise HDL cholesterol, but too much can increase the triglyceride and lead to other health issues. जबकि मैनेज स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेसफुल ना हो, स्ट्रेस के साथ भी कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक है। सो क्रोनिक स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल। Practices like yoga, meditation, and deep breathing exercise can help to manage stress. So psychologically, try to manage your stress as well. उसके बाद एक और वे है दैट इज़ कॉल्ड मेडिकेशन। मेडिकेशन की ज़रूरत जिसमें स्टेटिन्स की मेडिकेशन होती है, फाइब्रेट्स की होती है, नियासिन की है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स होते हैं, PCSK9 इनहिबिटर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके की मेडिकेशंस है जो डॉक्टर आपको रेफ़र करते हैं, जो कि LDL कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये नियासिन जो है विटामिन B3 का, अक्सर नियासिन या निकोटीनिक एसिड का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए आपके कोलेस्ट्रॉल को। सो ये मुख्तलिफ मेडिकेशन है, ये डिपेंड टू सीवियरिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल और आपकी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर्स आपको रेफ़र करते हैं। इसको मॉनिटर करते रहें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि साल में एक दफ़ा आप अपने टेस्ट ज़रूर कराएं, और उसमें कोशिश करें कि आपके जो टेस्ट जो हैं उसमें लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट ज़रूर शामिल हो, और लिपिड प्रोफाइल से आपको पता चलता रहेगा। सो रेगुलर चेकअप, इसके अलावा फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस कि जो आपका डॉक्टर कहता है उसके मुताबिक करें, और उसको फीडबैक दें कि ये चीज़ इस तरीके से हुई है, और ये वाली प्रॉब्लम जो है अब इसका लेवल ये है, या अगर नहीं है तो फिर भी। सो कंबाइनिंग दीज डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस विद रेगुलर मेडिकल केयर and if necessary medication can effectively control the blood cholesterol and triglycerides, so thereby reducing the risk of cardiovascular disease. डेली अलाउंस की अगर बात करें हमें कितने फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये डिफरेंट आपके एज स्नैरियो में ये डिफरेंट होता है। अगर कोई शख्स जो है वो 30 मिनट से कम रोज़ाना की एक्टिविटी करता है तो उसमें हमने कहा है कि चिल्ड्रन जो 2 से 3 साल या 4 से 8 साल के हैं उनको 3 टीस्पून, और जो 4 से 8 साल के हैं उनको 4 टीस्पून रोज़ाना की ये इसकी फैट्स या ऑयल की ज़रूरत है। जबकि गर्ल्स 9 to 13 5 टीस्पून है, और 14 से 18 साल में 5 टीस्पून है। जबकि बॉयज़ की बात करें तो 9 से 13 साल में 5 टीस्पून ही है, मगर बॉयज़ में 14 से 18 साल जबकि प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, क्योंकि फ़ीमेल में ज़्यादा फैट्स होती हैं तो उनको 5 टीस्पून, जबकि बॉयज़ के लिए 6 टीस्पून है। इसी तरीके से आगे चल के भी वुमेन जो कि 19 से 30 साल की अगर बात करें
या 31 से 50 साल की बात करें या 51 से प्लस की बात करें तो 6 टीस्पून 5 और 5 टीस्पून की ज़रूरत होती है, जबकि मेल में आपको यही कम नज़र आएगी। उसमें हम कहते हैं कि उसमें सॉरी ज़्यादा ज़रूरत नज़र आएगी, क्योंकि मेल में फ़ैट रेशो कम होती है। सो 19 से 30 साल के लिए 7 टीस्पून एज़ कम्पेयर टू वुमेन जिनको 6 की ज़रूरत होती है, जबकि 31 से 50 साल के मर्द हज़रात के लिए 6 टीस्पून एज़ कम्पेयर टू फीमेल जहाँ पे 5 टीस्पून की ज़रूरत है, और 51 प्लस के लिए भी 6 टीस्पून एज़ कम्पेयर टू वुमेन जहाँ पे कि उनको 5 टीस्पून की ज़रूरत है। इसी तरीके से जब आप ग्रोसरी स्टोर के ऊपर जाएं कोई शॉपिंग करने के लिए, तो उसके लिए भी आप ख़ास करके ख्याल रखें, रीड द लेबल्स टू डिटरमिन बोथ द अमाउंट्स एंड टाइप्स ऑफ फैट कंटेंड इन द फूड। इसके अलावा किचन में यूज़ द कनोला ऑलिव ऑयल फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, जबकि प्रिपेयर लीन कट्स मीट बेक एंड ब्रॉयल स्टीम इंस्टेड ऑफ फ्राइंग। इसी तरीके से लो फैट और फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। इनकारपोरेट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज सच एज सोय एंड लेग्यूम्स, ताकि आपके कोलेस्ट्रोल जो हैं वो ज़्यादा जाएं ही ना। डाइनिंग टेबल में भी जब खाएं तो खाना खाएं या रात दोपहर का या रात का, तो ईट मोर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यूज़ जैम इंस्टेड ऑफ बटर, और लिमिट द यूज़ ऑफ हाई फैट कॉन्डिमेंट्स जिसमें कि सब्सटेंसेस सच एज द साल्ट एंड केचप्स का इस्तेमाल अक्सर घरों में किया जाता है। यूज़ मोस्टली मोनो अनसेचुरेटेड फैट वेजिटेबल्स ऑयल सच एज ऑलिव एंड कनोला। ईट फ्यूअर हाई फैट डेजर्ट्स, जो है उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें। इसके अलावा जो घरों में चीज़ें पकती हैं उनमें रेसिपीज़ में मॉडिफिकेशंस करें, और उसमें क्या करें कि एग वाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें फुल एग की बजाय। फैट फ्री एवेपोरेटेड मिल्क इस्तेमाल करें, या जिसको स्किम मिल्क कहते हैं। इसी तरीके से फैट फ्री सोर क्रीम का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। फैट फ्री क्रीम चीज़ का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से घी की बजाय ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके से आप अपने हाई कोलेस्ट्रोल को जो है उसको लिमिटाइज कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिपिड्स का हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है। एज ए बीइंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज़ द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ हाइड्रेटिंग एंड फ्यूलिंग बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंपटीशन और एक्सरसाइज। क्या कोई रोल है कि लिपिड्स का भी या फैट्स या ऑयल का भी हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ? तो बिल्कुल जनाब, लिपिड्स कॉमनली नोन एज फैट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट प्ले वाइटल रोल इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस डिस्पाइट द नेगेटिव परसेप्शन often associated with fats. They are crucial for overall health and optimal functioning of athlete. Likewise, ये एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एनर्जी इसमें 1 ग्राम का इसमें फैट्स में तकरीबन 9 कैलोरीज जो है आपको एनर्जी मिलती है। मोर देन ट्वाइस द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। दिस इज मेक्स अ पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर स्पेसिफिकली एंड्योरेंस एथलीट के लिए, जो कि ज़्यादा टाइम के लिए स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा सस्टेन्ड एनर्जी के फैट्स आर मेटाबोलाइज्ड मोर स्लोली देन द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोवाइडिंग अ सस्टेन्ड एनर्जी सोर्स फॉर प्रोलॉन्ग लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटीज़। जबकि ये एनर्जी सोर्स के अलावा ये एंड्योरेंस परफॉर्मेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे है आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लिपिड्स की इंपॉर्टेंस, कि ये एनर्जी रिजर्व के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ड्यूरिंग एक्सटेंड पीरियड ऑफ एक्सरसाइज सच एज मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, द बॉडी रिलाइज ऑन फैट स्टोर फॉर एनर्जी एंड ग्लाइकोजन स्टोर्स आर इफ डिप्लीटेड। इसके अलावा फैट एडाप्टेशन, जो जब ट्रेनिंग द बॉडी टू यूटिलाइज फैट्स मोर एफिशिएंटली कैन एनहांस द एंड्योरेंस परफॉर्मेंस बाय द स्पेयरिंग ग्लाइकोजन एंड डिलेइंग द फटीग। और आपकी फटीग लेवल फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है, एकदम से आपकी फटीग बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा अगर बात करें तो सेलुलर फंक्शन और हेल्थ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने कहा सेल मेम्ब्रेन और हार्मोन प्रोडक्शन, जिसके लिए कि ये क्रूशल कहा जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ती है। और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में जैसे कि हमने बताया था कि कोलेस्ट्रोल जो कि स्टीरोल की एक फॉर्म है,
वो आपके लिए स्टीराइडल उसमें रोल प्ले करती है, जो कि मेल स्पेसिफिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए और एस्ट्रोजन की फीमेल के लिए। टेस्टोस्टेरोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन विच इज़ नीडेड टू फॉर स्ट्रेंथ, पावर, और वी कैन यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ मसल डेवलपमेंट। सो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन्स के डिफरेंट रोल्स हैं, और विटामिन्स की हमारे बॉडी को बड़ी ज़रूरत होती है व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। और 4 विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं वो इसमें हेल्प आउट होते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में। फैट्स के साथ इनका ताल्लुक है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसी तरीके से ये न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट के लिए लिपिड्स का यूजेज किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, के इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आपके प्लेयर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हम कहते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की किस्म है, जिसको कि हम लिनोलेनिक एसिड भी कहते हैं। सो सर्टन फैट्स पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन फिश ऑयल, फ्लैक्सीड, so they can help to reduce exercise included induced inflammation and promote faster recovery, कि आपको एक्सरसाइज से रिकवरी में ये मदद देते हैं। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन एंड इंसुलेशन, कि आपकी बॉडी कंपोजिशन को डिजायर्ड जगह के ऊपर रखने के लिए आपको पता होता है कि कितना लीन बॉडी मास और कितनी आपकी फैट रेशो होनी चाहिए। सो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स, providing insulation and maintaining overall body composition. This is important for athletes, ensure they have enough energy reserves and protein. और फीमेल में ख़ास करके एक स्पेसिफिक लेवल है कि हम कहते हैं 18 to 19% तकरीबन फैट रेशो ज़रूर होनी चाहिए, वरना उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसके लिए कि हम कहते हैं कि सेकेंडरी एमिनोरिया के चांसेस होते हैं। सेकेंडरी एमिनोरिया के चांसेस से साथ उनका साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, 3 लगातार साइकिल उनके मिस हो जाएं, तो उसके लिए सेकेंडरी एमिनोरिया का वर्ड यूज़ करते हैं हम, या सेकेंडरी एमिनोरा का। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपका इम्पॉर्टेंट फैट की जो रेशो होनी चाहिए। हेल्दी फैट्स कैन हेल्प टू मैनेज बॉडी वेट बाय प्रोमोटिंग satiety एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ओवर ईटिंग। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीटो डाइट्स का बड़ा रोल है, हमने कीटोसिस में ये पढ़ा भी था, जो फैट मेटाबॉलिज्म की तरफ जब आप जाते हैं, तो जब आप इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी satiety, या जो कि हम कहते हैं फुलनेस की कंडीशन को कंट्रोल में रखती है। मेंटल एंड कॉग्निटिव फंक्शन के लिए इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। और जब स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं, जगह जगह पे हमारी डिसीजन मेकिंग और इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डिसीजन मेकिंग होती है, वी हैव टू गो फॉर ब्रेन हेल्थ। फैट्स particularly omega 3 fatty acid are critical for brain health. They support cognitive function, focus and reaction time, which are essential for sports performance, जो कि हमारी स्किल रिलेटेड फिटनेस का एक हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाइटरी रिकमेंडेशन की अगर बात करें कि स्पोर्ट्स में और इसकी किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तो फॉर एथलीट्स इट्स ऑल अबाउट बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, जो कि मेजर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को फॉर एनर्जी पर्पसेस भी है और उसकी डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए भी है। तो आपकी स्पोर्ट्स के मुताबिक फिर आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। So about 20 to 35% of their total daily calories intake. However, the focus should be on the healthy fats, not trans fats or saturated fats. So this balanced approach of fat intake is a key. So अगर इसको हम सबको सम अप करें, हेल्दी फैट सोर्सेज में अगर बात करें तो ये हेल्दी फैट सोर्सेज हैं जो कि अनसैचुरेटेड, और इसको हम कहते हैं कि ये आपके लिए हेल्दी हैं, जिसमें एवोकाडोज है, नट्स है, सीड्स हैं, ऑलिव ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल है, फैटी फिश है, और मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करें तो
फैट्स के जो फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में, और फैट्स की अगर स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करें तो फैट्स आर एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर एथलीट. दे प्रोवाइड एनर्जी, स्पोर्ट एंड्योरेंस, फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड कंट्रीब्यूट टू overall health. So athletes can enhance their performance, improve recovery, and maintain optimal health by the incorporating healthy fats into their diet. तो ये हमने जितने भी इसके डिफरेंट 8 फैक्टर्स पढ़े जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग in there is a very important functioning of lipids specifically to enhance the sports performance of a player. तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को अगर अच्छा करना चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्पोर्ट्स, और उसमें उस प्लेयर की उसकी बॉडी कंपोजिशन के ऊपर और उसकी जो स्पोर्ट्स जो वो खेल रहा है उसकी डिमांड के ऊपर, सो उसके मुताबिक उनको अपनी लिपिड्स का इनटेक यूज़ करना चाहिए. आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं उसमें आपके नॉलेज में यकीनन थोड़ा बहुत इसमें आपको बेहतरी आई होगी. तो लिपिड्स का रोल सिर्फ और सिर्फ या फैट्स को अगर हम एक मिसकंसेप्शन के तौर पे जो लेते हैं कि ये जनाब ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है, तो ऐसी बात नहीं है. ये आपके लिए फ़ायदा मंद भी है और आपके बॉडी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. हाँ, उसमें बैलेंस होना चाहिए, ना कि ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. और ये साइंस तो प्रूव कर रही है. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम में ये चीज़ें बड़ी देर से बता दी गई हैं. सो मियाना रवैया अख्तियार करें और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, जो कि आपके जो फ़ैट रेशो जो है 25 से 35% आपकी खुराक में इसका यूजेज होना चाहिए, जो कि अगर 100% में से अगर इसको डिवाइड किया जाए. इस मैसेज के साथ कि ये चीज़ें आपके लिए यकीनन जो हैं सूदमंद साबित होंगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.